गेस्ट है, वो कोई मतलब ये तो उनका बड़प्पन है, उन्होंने इतना शॉर्ट नोट्स पे हमें अपना टाइम दिया। सो थोड़ा सा जो हमने आपको बताया उनके बारे में थोड़ा सा मैं फर्दर फिर से बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ आज के गेस्ट है डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा क्योंकि वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप इंस्पायर हो जाए उनके लाइफ के जर्नी से। उनके बारे में आप विकीपीडिया से, गूगल से, सब जगहों से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर सुल्तान Ahmad Ismail is an Indian soil biologist and ecologist. His work has centered on technologies for recycling biodegradable waste into fertilizer using local varieties of earthworms and on soil bioremediation. उन्होंने बुक्स जो पब्लिश किए, एक बुक है द अर्थवर्म बुक, दूसरी है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थवर्म्स। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सीधे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के गेस्ट से, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल साहब से, टू स्टार्ट हिज सेशन। ओवर टू यू सर। Thank you very much, Mr. Omar. Warm good evening और अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग। I'm very happy today to talk to you people बेटा मैं आराम से आपको स्लाइड्स बताना चाहता हूँ। आप लोग आराम से रिलैक्स कीजिए और बस enjoy the slides and enjoy what is there and how we can proceed with our education system वगैरह वगैरह। इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि will to win, कि हम कैसे जीत पाएंगे पढ़ाई में। तो इसमें अगर आप सोचते रहेंगे ना, मैं कुछ नई चीजें नहीं बोलूंगा आपको, सारी चीजें आप जानते हैं, बस इसको जो है फैसिलिटेट करना चाहता हूं ताकि हम जिंदगी में कैसे आगे बढ़े बच्चा। ये एक जमाना था, बच्चों को कहते थे, हम बड़ों को कहते थे कि बच्चों को टीवी के सामने मत बिठाया करो, नो टीवी फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि टीवी जो है अपना थिंकिंग कैपेसिटी को जला देता है। Can you please switch off the Can you please block the audio systems of others, please? Yeah, thank you. Please continue, sir. I just did. I'll continue. ये हो गया थोड़ा सा। तो हम लोग कहते थे कि बच्चों को जो है उसका इमेजिंग बहुत होता है और उनका दिमाग पूरा जो है खराब हो जाता है, इसकी वजह से सारी चीजें जल जाते हैं, इनकी थिंकिंग कैपेसिटी चली जाती है। हम कहते थे कि टीवी इनके ब्रेन को मोल्ड कर देता है, सारे मोल्डिंग टीवी हो जाती है। और फोन पे गए तो फोन, इनका दिमाग पूरा फोन पे चला गया। तो इनको फोन मत देना, इनको टीवी मत देना, ये कहते थे हम लोग। कब तक? 2019 बीसी क्या हुआ? बिफोर कोरोना। अब क्या हो गया? बच्चों को कहते हैं कि भाई फोन खरीदो, बच्चों को कहते हैं कि भाई टीवी देखो, क्योंकि सारी पढ़ाई अब ऑनलाइन में शुरू हो गई ये बीमारी आने के बाद। ठीक है बेटा, एक जमाना था बच्चों को कहते थे कि फोन स्कूल के अंदर नहीं आना चाहिए, अब कहते हैं कि भाई बच्चे आप स्कूल को मत आइए, आप फोन रखिए। तो सारी चीजें बदलते हैं। जैसे ये तब्दीली होती गई तो हमें एक चीज बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्या हम कम्युनिकेशन करना सीख जाए, हम आपस में कैसे बात करना सीखें, कैसे कम्युनिकेट करें। अगर सक्सेस होना है लाइफ में तो हमारे लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर कम्युनिकेशन हम नहीं कर पाएंगे ना तो वो तार टूट जाती है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं, तार टूट जाती है। ये कम्युनिकेशन इसलिए होता है बेटा, अब मैं यहाँ पे आज ये हूं और आप भी हैं, मेरा इंटेंशन है आपसे मैं बात करूं। कब तक बात करूंगा? जब तक आपका अटेंशन मेरे पे रहेगा। जब आपका अटेंशन हट जाएगा तो मुझे आपसे बात करने का इंटेंशन चले जाएगा। ये अटेंशन किसी भी तरफ हो सकता है, ये इंटरफेरेंस। जैसे कि चंद लम्हे पहले किसी ने वो ऑडियो ऑन रख के बात करना शुरू कर दिया तो मुझे बोलने की तमन्ना कम हो गई थी। ठीक है, तो whenever somebody's intention is to communicate, we must always have an attention to receive, क्योंकि जब आप लोग आज आए हैं इस मीटिंग को तो आप खुले दिमाग से आए हैं। मैं खुले दिमाग से आया हूं कि आपसे कुछ बातें कहूं। ये मीटिंग का सक्सेस जब होगा, ये टॉक का सक्सेस जब होगा बेटा, जब हम आपस में कुछ बातें शेयर कर लेंगे। समझ में आया? यही कम्युनिकेशन होता है।
कम्युनिकेशन में जब हम समझ पाएंगे चंद बातें, तो ये कब सक्सेसफुल होता है? जब हम सुनने की मात्रा रखते हैं। कम्युनिकेशन का सक्सेस बात करने में नहीं है, कम्युनिकेशन का सक्सेस सुनने में है कि हम किसी को केयरफुली सुने और बाद में रेस्पॉन्सिबली उसको रिप्लाई किए और बाद में हम बात करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बातें बहुत करते हैं ना, है ना? तो बेटा अगर कम्युनिकेशन की सक्सेसफुल हो तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वी विल लर्न टू लिसन। दूसरा, हम पढ़ाई क्यों करें बेटा? क्यों करना है पढ़ाई? पढ़ाई करके क्या करना है हमें जिंदगी, है ना? वैसे तो खुदा करीम जो है पहला कुरान में कहा कि पढ़िए इक़रा, उन्होंने इक़रा कह दिया, लेकिन क्यों पढ़े हम? यहाँ पे समझना पड़ता है बेटा कि हमारे जो आंख के ऊपर है ना, ये जो इसको बहू कहते हैं या आईब्रो कहते हैं, इसका कोई काम नहीं है बेटा, वेस्ट। पता नहीं अल्लाह ताला क्यों बना दिया, ऐसा ही समझ में आता ना, क्योंकि अक्सर लोग इसको ब्लेड से निकाल देते हैं और पेंसिल से छुड़ा लेते हैं। तो आईब्रो इज ए वेस्ट, है ना बेटा? यस। अगर आप आराम से बैठे रहें, एसी रहा या मौसम अच्छा रहा, ठंडी का मौसम रहा, आराम से घर पे बैठे रहेंगे तो ये आपके लिए वेस्ट होता है। लेकिन अगर धूप आ गई या आप कुछ मेहनत करके भाग रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पसीना छूटता है और पसीना नमकीन पानी होता है। अगर ये नमकीन पानी हमारे आंख में जाएगा तो क्या होगा? आंख जलेगी, आंख जलेगी। उस समय ये बहू जो है आईब्रो उस पानी को ट्रैप करके किनारे ले जाके छोड़ता है, हमारे आंखों को बचाता है। तो आईब्रो कब काम आता है? जब हम मुसीबत में हो तो आईब्रो हमारी काम आता है। समझे ना बेटा? पढ़ाई भी इसी तरह की है, पढ़ाई भी इसी तरह की। पढ़ाई हमें जब पढ़ते समय हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कब काम आएगा ये हमें कोई इल्म नहीं है। तो पढ़िए, पढ़िए। किस लिए पढ़ना है? क्या हमें पैसे कमाना है? ठीक है। कहीं बाहर मुल्क जाके काम करना है? ठीक है। नौकरी करना है? ठीक है। पता नहीं क्यों हमारे बच्चों में आजकल जो बहुत बढ़िया सोचते हैं हम लोग, एक बड़ी चिराग की तरह हम रोशन देंगे, लेकिन लास्ट में जो है एक मैस्टिक की तरह चुपचाप रह जाते हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। लाइफ में पढ़ के यू शुड बिकम ए इल्यूमिनरी। आप कई लोगों को रोशनी देना चाहिए। और एज स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में हो या ऑनलाइन में हो, लिसन करते हो या लर्न करते हो? अगर कोई कह रहा है ना कि हम जो भी करते हैं वो पॉलिटिशियन जरूर बन जाएगा, हम लिसन करते हो या लर्न करते हैं? देखो बेटा, इस दोनों में एक छोटा सा अंतर है बेटा, थोड़ा सा समझ जाना। लिसन या लर्न, जब आप लिसन करेंगे ना तो आप जरूर रिमेंबर करेंगे, लेकिन अगर आप लर्न करेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। रिमेंबर जो याद रखते हैं वो एक दिन के रह सकता है। आज ये लेक्चर हुआ, शाम को भूल जाओ, या कल भूल जाओ, या एक महीने में भूल जाओ, या एक साल में भूल जाओ, या पढ़ाई को भूल जाओ। लेकिन नॉट फॉरगेटिंग इज लाइफ लॉन्ग। जिंदगी भर हमें याद रहेगा चंद बातें, चल अल्फा से। अगर आप रिमेंबर करेंगे तो कुछ ना कुछ डिग्री कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप भूल लेंगे नहीं ना तो कुछ अचीव करेंगे जिंदगी में। अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अचीव करेंगे तो सोसाइटी में आप इंप्रेस कर जाएंगे। अगर सर्वाइव होते हैं तो एक दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर इंप्रेस करते हैं ना तो जिंदगी में हम लोग इमॉर्टल हो जाते हैं बेटा। तो जो भी है आप इल्म को लर्न करने की कोशिश कीजिए, लिसन करने की नहीं। ये लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इतना बदल गया है जमाना। पेट्रोल की कार रहती थी बेटा, आप सबको पता है, पेट्रोल की कार रहती थी, फिर इलेक्ट्रिक की कार आई। अब कह रहे हैं लोग ये भी सही नहीं वो भी सही नहीं, दोनों को मिला के हमें हाइब्रिड कार चाहिए। आपने सुना होगा हाइब्रिड कार्स आने लगे हैं मार्केट में। इसी तरीके से एक जमाने में फिजिकल क्लासेस होते थे जहां पे टीचर के पास जाके क्लास में पढ़ते थे हम लोग। अब सारे क्लासेस डिजिटल होने लगे। अब कहा जा रहा है कि फिजिकल और डिजिटल कंबाइन कर कर
इसका PHY और उसका GITAL मिलकर ये फिजिकल क्लास बनने वाले हैं, जिसको ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बेटा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग में अच्छी चीजें भी हो सकते हैं, बुरी चीजें भी हो सकते हैं, किसको पता। अभी भी यहाँ पे भी आप इतने सारे लोग लॉग इन किए हैं, मुझे तो कोई नजर नहीं आता है, मैं तो टीवी के स्क्रीन को देख के बात कर रहा हूँ बेटा। इसमें तो उमर हाफिज साहब भी अपनी तस्वीर डाल रखे हैं, वो खुद भी नहीं है यहाँ पे। तो जब मैं बात करता हूं तो आप लॉग इन करेंगे। अब लॉग इन करने के बाद मुझे पता नहीं आप वो सीट पे हैं या नहीं, या आप बोर होके वहां पे सो रहे हैं या नहीं। तो ये पढ़ाई जो है आपको लर्निंग कैपेसिटी के लिए आपको बहुत करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, आप क्लास में बस यही करते रहेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है समंदर की तरह, लेकिन आप लोग को पढ़ते ही बस इतना। अब इतना पढ़ने के बाद कितना याद रहता है? इतना सा। और याद रखने के बाद आपको क्वेश्चन में आंसर कितना लिखते हैं? बस इतना सा। तो मार्क कितना आएगा? इतना सा। और मार्कशीट में क्या रहेंगे? बूंद पानी ही आएगा। हाउ टू इंप्रूव आवरसेल्व्स? तो हम थोड़ा हटके सोचें, हम थोड़ा हटके सोचें। मैं बेसिकली जुओलॉजिस्ट हूं बेटा, तो इसलिए एनिमल्स की फोटोज में ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। थोड़ा हटके सोचेंगे। और एक चीज मैं आपको समझाना देना चाहता हूँ, आपको अगर जिंदगी में कैरियर बनना चाहते हैं, क्योंकि उमर ने मुझे कहा कि आप लोग 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप एक चीज समझिए कि आपके लिए बहुत सब्जेक्ट्स हैं बेटा, हमारे जमाने में इतने नहीं थे। आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। उमर भाई आपको फिर से आपको अगर मांगेंगे तो ये लोग आपको स्लाइड्स भी भेजेंगे, इसकी तस्वीरें भी भेजेंगे, या CD भी भेज सकते हैं, या वीडियो भी भेज सकते हैं आपको। ठीक है, इसमें इतने सारे, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इससे और ज्यादा है बेटा। आपके पास BSc में इतने सारे कोर्सेस हैं बेटा, हमें ध्यान नहीं है ना। हम लोग समझते हैं कि BSc में बस बॉटनी है, जुओलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, लेकिन आजकल BSc में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर BCom करेंगे तो सिर्फ BCom नहीं है बेटा, BCom में इतने सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, BA और ह्यूमैनिटीज में बहुत सब्जेक्ट्स आ गए हैं बेटा। इसमें तो साइकोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुका है आजकल, क्योंकि बहुत सारे परेशानियां होते हैं लोगों को, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स बढ़ने लगे। मैनेजमेंट में कितने कितने आ गए, BBA में कितने से वगैरह वगैरह, वैराइटीज हैव कम इन। आर्किटेक्चर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बेटा बच्चों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। आप घर बैठे काम कर सकते हैं, घर बैठे डिजाइन कर सकते हैं। लॉ एक बहुत अच्छा कोर्स है, मेरी अपनी नवासी अभी लॉ में जम रही है इस साल। तो लाइक बहुत सारे हैं, ऐसे ही MBBS है, इसी तरह का यूनानी है, क्योंकि आप लोग उर्दू पढ़ते हैं वहां पे, तो यूनानी आप आराम से पढ़ सकते हैं। वहां पे यूनानी का बहुत अच्छे कोर्सेस है, बहुत अच्छी डिग्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसके अलावा पैरामेडिकल बहुत है बेटा। पैरामेडिकल में बहुत सारे आप लोग इंडिपेंडेंट तरह से रह सकते हैं। आपको अगर विन करना है लाइफ में, तो जहां तक हो सके आप इंडिपेंडेंट कोर्सेस जो आप कर पाएंगे, और जिसको आप खुद उसको जो है ऑपरेट कर पाएंगे, किसी के ऊपर आप डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इंजीनियरिंग, हालांकि इंजीनियर्स बहुत हो चुके हैं, फिर भी आजकल इतने सारे नए ब्रांचेस आए हैं इंजीनियरिंग में, बहुत वेराइटीज आ गई इंजीनियरिंग ब्रांचेस में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सब बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आने लगे हैं इंजीनियरिंग में। इसी तरीके से आपको थोड़े बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, वो पॉलिटेक्निक कर कर फिर बाद में लैटरल एंट्री आप BE कर सकते हैं। BBA में इतने वैराइटीज आ गए बेटा। इसके अलावा आप MBA कर सकते हैं। ये एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल भी रह चुका था, प्रिंसिपल भी, एक्टिंग प्रिंसिपल भी रहा। तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर बच्चों को ऐसा है कि उनके जहन में ऐसी बात आती है कि मुझे MBA करना है। अगर मुझे MBA करना है तो मुझे BBA पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप कोई भी डिग्री पढ़ लो, आप BSc जुओलॉजी भी पढ़कर आप MBA कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में MBA के लिए एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, इट इज नॉट ओनली BBA। इसका दिमाग में आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके अलावा इतने सारे अलग आजकल के आपके पायलट के कोर्सेस हैं, स्टीवर्ड्स के कोर्सेस हैं, आर्ट ऑफिस मैनेजमेंट कोर्सेस हैं, बहुत बहुत। ये एक मेरी आपकी गुजारिश है बेटा, ये गुजारिश स्पेशली 12th के जो भी बच्चे हैं आप ध्यान में रखिए।
जो आप कोर्स आप डिसाइड करेंगे उसको जो है ये जो आवर ग्लास कहते हैं इस तरीके के मॉडल पे आप ले लीजिए, ताकि आपका अंडर यूजी प्रोग्राम पढ़ने के बाद आपको और एक्सपैंडेड कोर्सेस मिले। आप फनल की तरह मत हो जाइए, जो कोर्स यूजी में पढ़ेंगे वही जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। तो जहां तक हो सके ब्रॉड बेस्ड कोर्सेस आप लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्लान कीजिए, मेटिकुलसली प्लान कीजिए लाइफ में, और अपनी कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई कीजिए। व्हाट आर यू कॉम्पिटेंट इन, दैट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, लाइफ में कभी हम प्लान करते हैं, अब मैं भी सोचा था कि मेडिसिन करूंगा, ठीक है। लाइफ में अगर प्लान ये फेल होता है ना, तो बुरा मत मानना, इंग्लिश में और 25 अल्फाबेट्स हैं। अब प्लान बी बनाइए, प्लान सी बनाइए, प्लान जेड तक बनाइए। कौन मना करता है जिंदगी में? कोई मना नहीं करता है। तो हमेशा मैं यही कहता हूं बच्चों को, जो 11th और 12th में आ चुके हैं, आप एटलीस्ट मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स का ध्यान में रखिए। चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी, चॉइस डी, चॉइस ई। ये नहीं मिला, जाने दो यार, बी कर लेंगे। बी नहीं मिला, जाने दो यार, सी कर लेंगे। जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक परेशानी, मैं खलील गिब्रान की किताब बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे फिलोसोफर थे। उनकी एक कहावत को मैं यहाँ एनिमेट किया हूं बेटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। हर माँ बाप वो बो की तरह है, जो कमान की तरह है, और हर बच्चा तीर की तरह है। हर माँ बाप कमान की तरह है, हर बच्चा तीर की तरह है। और हर माँ बाप ये सोचते हैं कि ये तीर ठीक निशाने पे जिंदगी में पहुंचेगा। इसी तरीके से हर माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। कभी कभी माहौल और दोस्ती हमें इसमें से हवा की तरह दूर ले चले जाती है। इसको होने मत देना। आपकी जिंदगी आप डेफिनेटली पॉइज करके मूव फॉरवर्ड टू अचीव समथिंग। कभी पेरेंट्स के ड्रीम्स आपके ऊपर डोमिनेट कर पाएंगे। इसको आप जहां तक हो सके, अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना आप उनको कन्विंस कीजिए। किसी को जो है आपके ऊपर प्रेशर मत आने दीजिए, और किसी और को आपकी जिंदगी को ऑपरेट करने मत दीजिए। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जितना हमारे दिमाग में है बस वही हम लिख पाएंगे, और ये ऊपर वाला हमें जितना दिया है उतना ही रहेगा। समझे ना बेटा? मैं किस लिए सारी चीजें बोल रहा हूँ, मैं लास्ट स्लाइड में बोलूंगा कि मैं, अगर आप पूछेंगे कि सर आप क्या किए, मैं लास्ट स्लाइड में आपको उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये होता है कि लाइफ में आजकल पेरेंट्स को एक परेशानी शुरू हो जाती है कि भाई वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। बेटा देख, तेरे मामू का बेटा वो अच्छा पढ़ रहा है, तेरे चाचा की बेटी ये पढ़ रही है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं यही गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोग घर से देख रहे हैं। आई ओनली विश दैट योर पेरेंट्स आर आल्सो सीटेड विथ यू। अगर आपके माँ बाप भी साथ बैठे हुए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी इसके बारे में। और ये अंग्रेजी एक चीज है बेटा, आजकल हर चीज में अंग्रेजी है। अंग्रेजी में ही हम लोग को लिखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है, तो इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। इसको मैं मजाकी तौर पे आपसे थोड़े बातें करना चाहता हूँ। आप हमेशा ध्यान में रखिए, इसमें से थोड़ा सा सीख लीजिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस लेस का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। लेस का मतलब क्या होता है? कम है। फुल का मतलब बहुत ज्यादा है ना। एक चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम यूज करते हैं, यूज कहते हैं ना उसको। अगर उसको कम इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या होगा? यूजलेस हो गया। अगर वो ज्यादा इस्तेमाल करें तो क्या होगा? यूजफुल होगा। है ना बेटा? सही बात है ना? अंग्रेजी यहां पे ठीक है, लेकिन अंग्रेजी हमेशा एक ही तरीके की नहीं होती। अब देखिए, वही बात को मैं फिर से लाना चाहता हूं। लेस के बदले में मैंने सम लिखा है। सम का मतलब भी क्या हुआ? थोड़ा सा। अब फुल का मतलब क्या हुआ? ज्यादा सा। है ना? अब एक अच्छा सा एक हसीन चीज हमारे नजारे आता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? एक बात निकलती है, एक शब्द निकलती है। क्या शब्द निकलता है? आ। आ। अगर आ थोड़ा सा है तो अंग्रेजी कहती है बहुत अच्छा, और अगर ये ज्यादा हो तो अंग्रेजी कहती है गंदा है। यूजलेस यूजफुल में दूसरी मानी आती है,
ऑसम ऑफुल में मानी ऑपोजिट हो जाती है बेटा। तो अंग्रेजी थोड़ा हमें समझ के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी ऐसी है। जैसा कि नाक क्या करती है, सूंघ सकती है, और कदम किस लिए हैं, दौड़ने के लिए हैं, भागने के लिए हैं। लेकिन सर्दी के मौसम में क्या होता है, सर्दी के मौसम में नाक में से जाता रहता है और पैर में से बदबू शुरू हो जाती है। ये अंग्रेजी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अंग्रेज की ये जो शब्द हैं, ये वर्ड्स हैं, इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि जैसे इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं ना बेटा, हमें किसी ना किसी तरीके से याद रखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अब जैसा कि ये जो देख रहे हैं आप, इसमें यम एक अल्फाबेट है, बी एक अल्फाबेट है बेटा। ये वॉवल है, यू वॉवल है, ये भी आईईडी है, ये भी आईईडी है। आपको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर मैं इसमें आर लगा दूं तो ये एक बनेगा मैरिड, एक बनेगा बरीड। अगर इसको मैं मैरिड बोलूं तो ठीक रहेगा, लेकिन अंग्रेज के टीचर्स बोलते हैं नहीं नहीं, ये मैरिड नहीं बोलना चाहिए, इसको मैरिड बोलना चाहिए। फिर इसको क्या बोलना चाहिए, इसको बरीड बोलना चाहिए। दोनों के प्रोनाउंसिएशन एक ही है, लेकिन वहां पे 2 आर डालना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 1 आर डालना पड़ेगा। अब हमारी मादरी जुबान नहीं रही अंग्रेजी, तो हम कैसे याद रखें, कैसे याद रखें बोलो। अच्छा बेटा याद रखना, बेटा आप लोग याद रखना। मैरिड यानी मतलब शादी होते समय कपल दोनों मिलके करते हैं, उसका मतलब 2 आर। जब दफन करते हैं बरीड, तो अकेले दफन करते हैं, तो ये कार। समझ में आ गया। मैरिड के समय 2 आदमी करते हैं, दूल्हा दुल्हन, तो इसलिए 2। और बरीड के समय एक रहता है, तो बरीड के लिए एक। ऐसे कुछ ना कुछ आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। मैं इसीलिए पूछ रहा था उमर भाई को कि अगर टीचर्स भी आ रहे हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन टीचर्स नहीं, आप लोग समझ जाइए। और जो ट्रेनर्स हैं, जैसे कि उमर और उनके दोस्ती उनके साथ के, इसको याद रखें और दूसरों को भी समझाते जाएं। जैसे कि कंप्लीट और फिनिश दोनों एक ही है बेटा। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, दो भी एक ही है, लेकिन कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि एक सेंटेंस है ना, अगर आप सही आदमी से शादी करें तो जिंदगी कंप्लीट हुई, अगर गलत आदमी से शादी हुई तो आपकी लाइफ फिनिश हो गई। समझ में तो ऐसे बातों को सुनना। और अंग्रेजी सीखते समय कभी इस तरीके से मत करो। ये अक्सर स्कूल्स में कहते हैं बहुत इजी है, गिव हर हर बुक। देखो हर हर हो जाता है, तो उसका मतलब आपके पास अगर बहन घर में नहीं है, भाई को देंगे तो क्या कहेंगे, गिव हिम बुक कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे, गिव हिम हिज बुक कहते हैं। तो ये तमाम चीजों को थोड़ा देखते हैं। ये आजकल जो है सारे क्वेश्चन पेपर्स चेंज होने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ की करिकुलम कमेटी में मेंबर भी हूं मैं। तो आपसे ये करना चाहता हूं मैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनालिटिकल क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, क्योंकि आप और टीवी पे यानी मतलब लैपटॉप पे आंसर्स करेंगे क्वेश्चन पेपर्स को, या फोन से आंसर करेंगे, तो आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग को रोशन कीजिए। अब इसमें मैं एक सवाल पूछा हूं, इसका आंसर क्या रहेगा, क्या रह सकता है? अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर ये प्लैनेट्स हो गए। प्लैनेट्स कहां से, 11 प्लैनेट्स हुए मेरे भाई। तो फिर ये क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा है, आपके हाथों में है अभी। क्या है आपके हाथ में? चंद दोस्त आपके हाथ में क्या रखे हैं, मोबाइल फोन रखे हैं ना, बस वही है। इसमें नंबर 7 को इस्तेमाल कर लीजिए। नंबर 7 को देखिए, नंबर 7 कहाँ पे है, सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए स्टार। और इसको सराउंडिंग क्या है, 11 नंबर्स हैं, 11 प्लैनेट्स हैं। और इसमें क्या अल्फाबेट यूज करते हैं आप एसएमएस करने के लिए, PQRS। समझे? तो थोड़ा सा आप दिमाग को जो है इस तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते जाइए आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट गोज इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, 1 3 5 2 4 6। 6 नहीं भाई, ये 6 नहीं है, तो क्या हो सकता है? सोचने की कोशिश करो। ये 6 नहीं हो सकता, तो क्या होगा? कार में क्या आता है, रिवर्स गियर आता है। इसको एनालिटिकल कहते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना हो तो थोड़ा सा वाइडर थिंकिंग में आपको जाना पड़ेगा। कैसे एनालाइज करें, कैसे एनालिटिकल थिंकिंग में जाएं। जैसे कि अब ये है, ये ABCDE, ई के बाद क्या आना चाहिए, यफ आना है? नहीं, यफ नहीं है, दूसरा अल्फाबेट आना है। ये तमाम क्वेश्चंस आपको, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाना चाहते हैं आप लोग, जो नीट एग्जाम वगैरह लिखना चाहते हैं बच्चे, आप लोग को ये बहुत जरूरी है। अब ये ABCDE के बाद क्या आएगा, सोचो।
K आएगा. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. There is no vitamin F. So when we start thinking, children, about other things, start thinking very broadly. 111 is O, 222 is E, 333 is T, 444 is S. What is 555? इसको एनालाइज कीजिए, क्या आएगा? 555 is also O again. समझ में नहीं आया ना? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है. 1 into 1 into 1 is what? O-N-E, 1. 2 into 2 into 2 is 8. 8 starts with E. Is that clear? So please move out of your books. Please become analytical. Please try yourself, because you have to win. If you have to win, go beyond the books. Read the books, beyond the books. अब जैसा कि ये सवाल है आपको, 4 minus 6 is equal to 2. आंसर रॉन्ग है. बेसिक मैथमेटिक्स हमें समझाता है कि 4 minus 6 is equal to -2, लेकिन मैंने तो 2 डाला है. अब इसमें से सिर्फ एक काड़ी को मुझे हटाना है और इसका इक्वेशन बैलेंस करना है. एक मैस्टिक को हटाकर इक्वेशन बैलेंस करना है. सोचो बेटा, 4 minus 6 is equal to 2. कैसे करोगे? सोच लिया? वेरी सिंपल बेटा. यहां इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू में से एक काड़ी निकालो और यहां पे लगाओ. क्या होता है? 4 is equal to 6 minus 2. 4 is equal to 6 minus 2. जो लोग मुझे कहते थे कि 7 बना लो वो 11 बन जाएगा, वो 11 नहीं बन सकता, क्योंकि रोमन न्यूमरल में वो 2 है. रोमन न्यूमरल में 2 ही होता है, 11 नहीं होता है. समझे बेटा? इससे ही आपको एनालिटिकल जाना पड़ेगा अगर विन करना हो. जैसे कि अब है 3 is equal to 21/7. 3 is equal to 21/7. बैलेंस है. मैं इसको 22 कर दिया. अब बोलो क्या करोगे बैलेंस करने के लिए? आई होप 1 or 2 of you would have definitely decided. एक दो तो ठीक कहे होंगे. अगर मेरी क्लास होती ना, आप लोग के साथ वहां बात करता. मैं इंस्पायर प्रोग्राम को आता था श्रीनगर को बहुत बार, तो अगर मैं वहां रहता ना, आज का मजाक होता था. वहां पे हम लोग बात कर सकते थे. यहाँ पे देखो क्या करेंगे आप, 22/7 को क्या करेंगे? एक काड़ी को हटाना है मुझे, बस 3 है ना, उसमें एक काड़ी को निकालो और उसके सर पे रख दो. क्या बना? पाई बन गया. पाई is equal to 22/7. राइट? इसी तरीके से आपको बढ़ते जाना पड़ेगा. 5 plus 5 is equal to 550. ये 550 होएगा क्या? हो सकता है? 5 plus 5 plus 5. इसको बस एक स्ट्रोक से मुझे बैलेंस करना है. तो मैं क्या करूं? एक काड़ी है, उसको लाके कहां लगाऊंगा? यहां लगाओ. 545 plus 5 is equal to 550. ये सारे स्कूल्स में आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करना शुरू कीजिए. है टीचर्स आपको ऐसे डांटते रहेंगे, जो भी आप करेंगे क्लास में. अक्सर टीचर्स ये कहते हैं, मैं भी टीचर्स हूँ, मैं ये 46 ईयर्स से टीचर हूँ मैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं दिस द वर्स्ट क्लास है. ये हर साल हम कहते रहते हैं. तो अगर आपके क्लास को कोई टीचर बोलता ना, बुरा मत मानना, ये हमारे प्रोफेशन की एक क्वालिफिकेशन है, ऐसे कहते रहते हैं. ठीक है, आप मेहनत करके पढ़ते रहना. आप लोग ऐसे ही बेटा, कुएं के अंदर मेंढक हैं आप लोग, लेकिन आपके घरों में आपको ऐसा कहा गया कि आप ही शेर हैं. तो आप कंफ्यूज होते हैं क्योंकि फ्यूचर कैसे पढ़ेंगे, कैसे लेके जाएंगे. और स्कूलों में इतने सारे किताबें दे देते हैं, और जब किताबें आते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता है. जब प्रेशर आता है तो आपको स्ट्रेस आता है. अरे भाई, किसको स्ट्रेस नहीं आता? मैं चेन्नई में बैठा हूँ, चेन्नई बहुत गर्म है, आप वहां पे है ना. यहाँ चेन्नई में जब टेम्परेचर 19 होता है, 19 डिग्री, हम स्वेटर पहन लेते हैं. समझ में आया? तो हमारे यहाँ गर्मी इतनी होती है कि गर्मी के मौसम में गाय भी एसी बस में जाना पसंद करती है. तो इतनी गर्मी होती है, किसको स्ट्रेस नहीं है? गाय को भी स्ट्रेस आता है. आप लोग को बस ये 4 परेशानियां होते हैं जिससे थोड़ा संभल के रहिए आप. एक, एकेडमिक कंपटीशन आपके मन में बहुत होता है. हेल्थी कंपटीशन रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कंपटीशन नहीं कि आप एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेस लेके आ जाए. दूसरा, सोशल प्रेशर आप लोग पर आएगा कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, आपकी बेटी क्या कर रही है, ये क्यों पढ़ रहा है, वो क्या इसलिए पढ़ रहा है, बराबर नहीं जा रहा है क्या, स्कूल को क्यों नहीं जा रहा है, इसका क्लास अटेंड किया है नहीं किया. सोशल प्रेशर्स.
तीसरा फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास कभी कभी गुंजाइश नहीं हो सकती एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए। और चौथा जो है पेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, माँ बाप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मेरा बेटा ये पढ़ना चाहिए या मेरी बेटी ये पढ़ना चाहिए, आपस में जो है कंपटीशन शुरू होता है माँ बाप के अंदर। इससे आप थोड़ा सा संभल के रहना और डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करके लेके जाना बेटा। इसके लिए आप परेशान मत होना, जाके आपका सर मत मार लेना, नेवर डू इट, राइट? देयर इज ऑलवेज a solution for every problem. There's always a solution. Please, always there is a solution. And always depend on your parents. उम्मीद रखो कि आपके माँ बाप हमेशा आपको साथ देंगे, आपके पेरेंट्स आपको साथ देंगे, डेफिनेट देंगे। डिप्रेशन में मत जाना, कभी डिप्रेशन में मत जाना। मैं हमेशा कहता हूँ ये 4 मोमबत्ती हैं, इन मोमबत्तियों को आपने लगा दिया, जला दिया और मोमबत्ती खड़ी हुई और एकदम से हवा शुरू हुई। 4 मोमबत्ती हैं, हवा शुरू हुई, मोमबत्ती आपस में भड़कने लगे और बात करने लगे। पहली मोमबत्ती सुकून, सुकून कहा मेरा सुकून चला गया, मैं नहीं रह सकती, मैं बुझ जाऊंगी। सुकून कहा मेरी परेशानी हो रही है, मैं बुझ जाऊंगी। प्यार कहा मैं भी बुझ जाऊंगा, मेरे से संभाल नहीं पाऊंगा। नॉलेज कहा मैं भी नहीं संभाल सकता इसको, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस कहा मैं साथ दूंगा। जिंदगी में कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस एक छाते की तरह है, अगर छाता पकड़ने से बारिश रुकती नहीं है, छतरी अगर आप पकड़ेंगे तो बारिश रुकती नहीं है, लेकिन हमें बारिश से बचाती है। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस नहीं देगा, लेकिन कॉन्फिडेंस रहने से आप सक्सेसफुल होंगे। तो बी कॉन्फिडेंट बेटा, और कभी जिंदगी में कंपेयर मत करो बेटा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक अलग तरीके से बनाया है, हम किसी और की जिंदगी जीना नहीं है, हम अपनी जिंदगी जीना है। तो कभी किसी से कंपेयर मत करो, कभी किसी से कंपेयर मत करो बेटा। हो सकता है जब उमर भैया ने, आपके उमर भैया हैं, तो आपको बोले होंगे कि आज आ जाइए, कोई सुल्तान इस्माइल बात कर रहा है, आप लोग आइए अटेंड कीजिए। तो आप लोग सोचे होंगे अरे यार आज शाम में तो हम लोग आराम से बैठे थे, ये कहां से मुसीबत, ये कौन सुल्तान आ गया, कहां का सुल्तान आया। तो आपको लगा होगा ये एक ब्रेक की तरह है, आपकी इवनिंग के लिए एक ब्रेक की तरह हो गया। गाड़ी को ब्रेक किस लिए चाहिए बेटा, बोलो? गाड़ी को ब्रेक किस लिए चाहिए? रोकने के लिए नहीं बेटा, गाड़ी तेज जाने के लिए। अगर आपकी कार या स्कूटर में ब्रेक काम नहीं करेगा तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आप चलाते हैं किस उम्मीद पे गाड़ी चलाते हैं कि अगर कोई नुकसान होने वाला है तो मेरा ब्रेक मुझे बचाएगा। इसी तरीके से इन लोगों ने, जैसे कि आपके उमर भैया हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम आपको इसलिए अरेंज किया एक ब्रेक की तरह, ताकि आप जिंदगी में आगे जाए, ये नहीं कि आपको रोक लें। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम्स आप अटेंड करते रहिए, आगे बढ़िए। अगर आपको ईगो है तो उसको उठा के फेंक दीजिए। अगर कोई अच्छा पढ़ता है आपके दोस्तों में, वो दोस्त को अगर ईगो है, मेरी मेहरबानी बेटा, आपका टैलेंट बच जाएगा। आप दूसरों को पढ़ाइए, पढ़ाने से हम अक्सर ज्यादा पढ़ते हैं, दूसरों को बोलने से हम ज्यादा सीखते हैं। शेयर कीजिए और क्रिएटिव बनिए लाइफ में। अब क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ, इसको समझ आइए। अच्छा, क्रिएटिव का मतलब क्या हुआ? अब ये मास्टर हैं, ये तो बजाते रहे ढोल, मैडम आई, मैडम को पसंद नहीं आया तो मैडम ने तोड़ दिया, हो गया। तो क्या रोना है क्या? नहीं, उसको रख के तबला बजाएंगे। ठीक है, उसको रख के तबला बजाएंगे। तो ये क्रिएटिविटी होती है जिंदगी में। और अपना नॉलेज अपडेट कीजिए, नॉलेज अपडेट कीजिए, बहुत पढ़िए, बहुत किताबें पढ़िए बेटा। जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, कोई भी सोर्स से पढ़ते रहिए। जिंदगी को चैलेंज समझिए, चैलेंज है जिंदगी। अगर अब इस बकरी के बच्चे को कोई समझाता है क्या स्कूटर पे चढ़ के उसके पत्ते खाने के लिए? जब एक बकरी के बच्चे को इतनी हिम्मत है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्या हम चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे? हम भी कर पाएंगे बेटा। बस थोड़े सस्टेनेबल लर्निंग प्रैक्टिसेस, मैं इसीलिए पूछ रहा था आपके उमर भैया को कि टीचर्स भी रहेंगे, लेकिन मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, उमर वगैरह को, उमर की टीम के लिए कहना चाहता हूँ
कि जब हम बच्चों के पास जाते हैं और पढ़ाते हैं, मैंने एक स्कूल को गया था और वहां स्कूल में एक टीचर मैडम वो पढ़ा रही है, एक सवाल पूछी है बच्चों को, छोटे बच्चों को एक सवाल पूछती है। क्या सवाल पूछती है कि कौन सा फूल येलो कलर का है, कौन सा फूल पीले रंग का मिलता है। और बच्चे सोचते रहे तो मैडम ने कहा कि सनफ्लावर। अरे भाई, सनफ्लावर दुनिया में कौन भाई देखा है? आप कश्मीर में सनफ्लावर देखे हैं? मैं तो यहाँ तमिलनाडु में भी सनफ्लावर उतना देखता नहीं हूँ। ठीक है, तो अगर समझाना है बच्चों को, कहिए कि हम जो सब्जी खाते हैं ना, उसके सारे फूल, अक्सर फूल पीले होते हैं। चाहे वो तुराई हो, भिंडी हो, या हमारी कद्दू हो, या कुकुम्बर कंकड़ी हो, ये तमाम फूल पीले रंग के होते हैं। तो रिलेट योर सेल्फ विथ नेचर। मैं हमेशा कहता हूँ, आपको एक फूल बताता हूँ मैं, बहुत सुंदर सा फूल। देखें इस फूल को कभी? बहुत सुंदर फूल है ये स्नेक गर्ड कहते हैं। स्नेक गर्ड कहते हैं, आप इंटरनेट में बाद में डाल के देखना है। ये भी खाते हैं, सब्जी का फूल है ये। अक्सर जो है ना, लाइफ में सीखना सीखो। और उमर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद अदर चिल्ड्रन व्हेन यू मीट देम इन फ्यूचर। हु ईट्स मोर? डेफिनेटली। हाथी ज्यादा खाएगा या कुत्ता ज्यादा खाएगा? सिंपल क्वेश्चन बेटा, साइंस समझने के लिए। आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं बेटा। साइंस स्टैंडर्ड में पढ़ते समय आपको समझाइए कि कौन ज्यादा खाएगा, हाथी ज्यादा खाएगा या कुत्ता ज्यादा खाएगा। अब जैसे हमारे आंखों को नजर आएगा ना, हम कहेंगे कि भाई हाथी ज्यादा खाएगा, हाथी इतना मोटा है। यहीं पे जो है ना, साइंस को समझने की कोशिश करना बेटा। अगर हाथी का मैं वजन लूंगा तो 5 टन का होता है। कुत्ते का अगर मैं वेट लूंगा तो 20 किलो का होता है। हाथी को अगर मैं घास फूस दूंगा खाने के लिए, एक दिन में 50 किलो दूंगा मैक्सिमम। कुत्ते को अगर गोश्त देना है तो मैक्सिमम 1 किलो दूंगा। खाना हो या दवाई हो, बदन का वजन जितना होता ना, उसके तुलना में दिया जाता है। तो 5,000 किलो का हाथी 50 किलो खाता है, तो 1 किलो हाथी कितना खाता है? कितना खाता है? कितना खाता है? 10 ग्राम खाता है। लेकिन 1 किलो कुत्ता कितना खाता है? 50 ग्राम खाता है। तो कौन ज्यादा खाता है? कुत्ता ज्यादा खाता है। हाथी ज्यादा नहीं खाता, कुत्ता ज्यादा खाता है। कुत्ता क्यों ज्यादा खाता है? क्योंकि इकोलॉजी वहीं पे आती है। अब इस इकोलॉजी में देखो, सूरज से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी पौधों को जाती है। वो पौधा यहाँ पे हाथी खड़ा है तो हाथी खाता है, तो उसको ज्यादा एनर्जी मिल गई। लेकिन इस हिस्से में कुत्ता है, कुत्ता किसी और जानवर का गोश्त खाता है जो हरियाली खाया था, जो एनर्जी सूरज से फिक्स किया था। इसको ट्रोफिक लेवल कहते हैं। इसको समझना। इसीलिए है ना, हम लोग इंसान यहाँ पे मोस्टली वेजिटेरियन है ना? हंस रहे हो आप? हम तो गोश्त खाते हैं, कश्मीर में गोश्त अच्छा ज्यादा खाते हैं ना। फिर भी आप ध्यान देके देखिए, आप खाना खाते समय सिर्फ गोश्त नहीं खाते, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, साथ में दाल खाते हो, सारी चीज खाते हैं, साथ में थोड़ा सा गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिडोमिनेंटली वी डिपेंड ऑन विच फूड? वेजिटेरियन फूड टू गेट द एनर्जी। ये इकोलॉजी होती है, बेसिक इकोलॉजी। तो आप जिंदगी में इंस्पायर होइए। अगर नहीं होए ना, तो अंदर की आग जलाइए। इंस्पिरेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। ये अंडा है ना, अंडा अगर मैं बाहर से फोड़ूंगा, अंडा अगर मैं बाहर से फोड़ता हूं, तो ये एक जान की कुर्बानी दे देता हूं। क्योंकि अगर उसको इंक्यूबेट करूंगा ना, तो चूजा निकलेगा ना, है ना? लेकिन जब अंदर से अंडा फूटता है ना, तो चूजा बाहर निकलता है। So if I break the egg from outside, I am killing a life. When it breaks from inside, a life comes out. समझ में आई बात? मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपका जो सर है ना, वो अंडा है। कोई और आके आपको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। आप अंदर से आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सोचिए, लाइफ में आगे बढ़िए बेटा। हर काम जो करते ना हम, 3 किस्म का काम होता है बेटा। जो आप भी करते हैं पढ़ाई वगैरह, 3 किस्म का होता है। एक बैड वर्क होता है, दूसरा गुड वर्क होता है, और तीसरा ग्रेट वर्क होता है। अब बैड वर्क क्या हुआ? माइंडलेस, पॉइंटलेस, एमलेस। ये कोई नहीं करता, आप नहीं करते, मैं भी नहीं करता। अब गुड वर्क क्या होता है? बिजी,
प्रोडक्टिव, एफिशिएंट, फोकस्ड। हाँ, यही तो हम सब करते हैं, यही तो हम सब करते हैं। अगर यही हम सब करते हैं तो ग्रेट वर्क क्या होता है बेटा? ग्रेट वर्क वो होता है ना जो खुशी देता है दिल से। जैसे कि उमर ने कहा कि परसों के मुझे आपसे बात करना है, तो मैं इसको कई बार रिवाइज किया क्या, ताकि मैं आपको ऐसी चीजें दे पाऊंगा कि आपको वो मिले, ताकि आपको जब मिलकर आप खुश होंगे ना तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो व्हाट गिव्स मी द प्लेजर इज कॉल्ड एज ग्रेट वर्क बेटा। लाइफ में जो हम करना है ना, हम छोड़ के जाना है निशान हमारी, तो दैट इज ग्रेट वर्क। एजुकेशन नॉलेज देगा ना, नॉलेज वेस्ट हो जाता है। इस नॉलेज को रख के आप क्या करेंगे, इसको लाइंस जमा के उसमें से एक्सपीरियंस लेके आएंगे, और इस एक्सपीरियंस से क्रिएटिविटी आती है। यहीं पे मैं कहना चाहता हूं बेटा कि आपके यहाँ इतने सारे फील्ड्स हैं जहां जाफरान उगता है, जहां सेब उगते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप बहुत सारा रिसर्च और इनोवेशन कर सकते हैं। यहां पे मैं कहना चाहता हूं, उमर प्लीज नोट डाउन, आइरिस नेशनल फेयर, जी www.irisnationalfair.org। ये एक ऐसा एक नेशनल फेयर है जहां पे आप आपके इनोवेटिव आइडियाज को आप फाइल कर सकते हैं। क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं जिनमें माइंड में इनोवेशन है, आप मेहरबानी करके अब्स्ट्रैक्ट्स भेजिए। इस साल के लिए अभी भी डेट्स एक्सटेंड किए हैं, तो आप कर सकते हैं। उसमें से हम 70 बच्चों को चुनते हैं। हम का मतलब साइंटिफिक रिव्यू कमिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इंसिडेंटली अब एक 2-3 साल से इस साल भी मिलाकर मैं चेयरमैन हूँ उस सोसाइटी, उस कमेटी का। तो उसमें से हम 70 बच्चों को चुनते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग कर कर हम यूएस भेजते हैं। और वहां पे जो विन करता है ना बच्चा ग्रैंड अवार्ड, तो उसके नाम से माइनर प्लैनेट, आप तो सुने होंगे ना प्लैनेट्स, तो एक माइनर प्लैनेट उस बच्चे के नाम से लिखते हैं। So far 26 Indian students have minor planets on their name. You could be one. You could be one. So become creative. बहुत अच्छा मेहनत कीजिए बेटा, और सही खाना खाइए। मेरी गुजारिश है, सही खाना खाइए। खाना आजकल बहुत खराब हो गया है। आप थोड़ा सा नरिशमेंट कीजिए, अच्छी दालें खाइए, अच्छी चीजें खाइए, प्रोटीन खाइए, हर चीज स्पाइसेस खाइए। विटामिन्स के लिए आजकल, बीमारी के लिए ऐसी चीजें बहुत अच्छी हैं। विटामिन आपके पास सेफ है, लेकिन कलर अवॉइड कीजिए। मेरी एक गुजारिश है, अगर आपके बाजू में माँ बाप है ना, वो सुनते होंगे तो बोलेंगे आपको, हमारा बचपना हमारा बचपना अगर मिठाई लाके मैं मेरे टेबल पर रख दूं और खेलने के लिए चले जाऊं, घंटे के बाद आऊं तो सारे चींटियां वो मिठाई को खाते रहते हैं। आज आप मिठाई टेबल पर रख दो, 2 दिन 4 दिन चींटी तक नहीं खाती। जो चींटी तक नहीं खाती वो आप खाना चाहते हो। कलर अवॉइड कीजिए, कलर अवॉइड कीजिए। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट चला है स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में। शुगर में कलर मिलाकर चींटियों को खिलाया गया, तो वो कलर कहाँ तक पहुंचता है देखिए, उनके बदन तक पहुंचता है। बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आ सकते हैं। कलर अवॉइड कीजिए। डेंजरस कलर्स बहुत आ गए हैं मार्केट में, जैसा कि डेंजरस रेड है, ब्लू है, येलो है। ये जो पकोड़े बनते हैं, चिकन पकोड़ा और गोभी पकोड़ा, जिसमें लाल लाल रंग, रंग के बिना खाइए, रंग के बिना खाइए, बहुत अच्छा बनता है। अब आपको ये तो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑरेंज कहते हैं ना। ऑरेंज का कलर तो ऑरेंज कलर होता है, लेकिन वो ड्रिंक्स देखो लाल रंग के आते हैं। आपको पता है कौन से ड्रिंक्स, मैं किसी का ब्रांड नेम इस्तेमाल नहीं करता। और ये ज्यादातर मैंने देखा हूं कश्मीर में, हर चीज पे वर्क है ना। नवाब साहब आ रहे हैं घर पे तो वर्क का ही मिठाई खिलाना पड़ेगा। स्पेशली दामाद साहब आ रहे हैं तो वर्क की मिठाई खिलाना पड़ता है। अब ये मेरा स्लाइड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है ITRC, उन्हीं का स्लाइड है। अब इसमें कहा गया है कि बिल्कुल चंद दुकानें चांदी का वर्क इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग 5 हेवी मेटल्स, निकल, लेड, कॉपर, क्रोमियम, कैडमियम, इसका वर्क इस्तेमाल करते हैं। तो किडनी चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखिए इन चीजों पे बेटा। इसलिए बहुत अच्छा अगर खाना है तो टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, उसको मत खाइए, क्योंकि खाने के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। और घर पे माँ जी जो भी सुन रही हैं बहनें, आप बच्चों को जो है अच्छे अच्छे दाने खिलाइए। उस समय ये टीवी में सीरियल देख के
हाँ, घर को बर्बाद मत करना, ठीक है। प्लास्टिक का थोड़ा ध्यान रखना। और बच्चे लोग, आप बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। दुनिया भर का प्लास्टिक को 7 प्लास्टिक्स में क्लासिफाई होता है। इसमें 1, 2 एंड 5 खाने की चीजें पैक होते थे बेटा। आजकल नंबर 7 आ गया है। 7 में बाइस्फिनॉल ए, BPA होने का एक चांसेस है, और ये बहुत बुरी चीज है। इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये नंबर कहाँ पे होता है? हर प्लास्टिक के बर्तन या कोई भी चीज आप खरीदेंगे तो उसके पीछे इस तरीके से एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर नंबर रहना चाहिए। अगर नहीं हो तो मत खरीदना। ये नंबर 7 वाला आया है। मैं दिल्ली मीटिंग गया था, वहां पे इस रखा था शीशा, ट्रायंगल है, अंदर नंबर नहीं है। ये बदमाशी है। दुनिया भर में बच्चों के जो भी बनते हैं 7 नंबर के प्लास्टिक में, फीडिंग बॉटल भी आता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर वो बॉटल्स आते हैं तो उस पे इस तरीके का निशान रहना चाहिए, BPA फ्री, BPA नहीं रहना चाहिए। इसका ध्यान रखें बेटा। और ये थर्मोकोल के प्लेट्स को पूरा अवॉइड कर दीजिए। ये जो थर्मोकोल आता है, इसमें आप आइसक्रीम खा सकते हैं या ब्रेड रख के खा सकते हैं, लेकिन गर्म चीज रखते हैं ना तो उसकी निशान पड़ती है बेटा। आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसको मत कीजिए। ये देखो, बिरयानी खाने के बाद क्या होता है, उसका अंदर का स्टीरिन पूरा आपके खाने में गया, तो हम कैंसर खाते हैं। इसको अवॉइड कीजिए। माइक्रो प्लास्टिक्स, इस पे बहुत सारा रिसर्च होना है। मेरी गुजारिश है कि बच्चे जो पढ़ते हैं, थोड़ा आपके प्रोजेक्ट्स डिजाइन कीजिए कि माइक्रो प्लास्टिक का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। माइक्रो प्लास्टिक्स में देखो, पानी में आ गया, नमक में आ गया, मछली में आ गया, अब सब्जी में भी आ गया। तो इसको कैसे अवॉइड करें? क्लाइमेट चेंज की बातें बहुत करेंगे आप लोग। क्लाइमेट चेंज के बारे में करते हैं तो उसको कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक इंसान जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका पैर काट दिए। अगर हम उसी का पैर देंगे तो उसको कहते हैं रेस्टोरेशन। क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाते। हम उसको लकड़ी का पैर देते हैं, उसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं। तो हम किसी चीज को रिस्टोर नहीं कर पाते, सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। Only nature can restore itself. We cannot restore nature. Is that clear, children? Please understand. इसके लिए मिटिगेशन कीजिए। मिटिगेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप डिजाइन कीजिए। आप डिसाइड करेंगे, आप विन करेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट मीटिंग में जब स्क्रीन करूंगा कि आपके बहुत सारे फॉर्म्स मुझे दिखना चाहिए। आप करेंगे। पौधे के बारे में कीजिए। पौधा, हर पौधा एक निशान है हमारे लिए। ये एक विनिंग का निशान है। क्योंकि क्यों कह रहा हूं, हम लोग एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं, 550 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। और आज के कीमत के बराबर हम हर इंसान एक दिन में 13 लाख रुपए का ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और एक पेड़ एक साल में 24 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन हमें देता है। इसको देख के हम सीखेंगे कि हम क्या कर पाएंगे। हम सीखेंगे। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है बेटा। हमारी बायोडाइवर्सिटी, हर सब्जी, हर वगैरह, हमारे पास अच्छे फूल हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, सब है। ये सारी चीजें हमारी दुनिया की। ये जो और एक लैंग्वेज है वो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, यहाँ की तमिल है। जो अंग्रेजी में लिखा है उसको आप देखिए। ये सारी चीजें हमारी दुनिया के हैं। लेकिन आप जब बीज वहां पे खरीदते हैं सब्जी वगैरह के लिए, थोड़ा केयरफुल रहना बेटा, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा बात करना चाहे इसके बारे में। बहुत सारे बीज, इस तरह के रंग रंगीन बीज आने लगे हैं। इस तरह के बीज आते हैं। ये रंग आने का कारण, उसमें ये केमिकल मिलाया जाता है। ये बहुत हिफाजत से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत हिफाजत से। क्योंकि इसको हिफाजत से करने के बाद हाथ बहुत अच्छा धोना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह का एक केमिकल पेस्टिसाइड है। मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। इसके बदले में हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। बीज के बारे में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ बेटा, क्योंकि आपको जानना चाहिए ये चीज सारी। बीज एक जमाने में किसान रख के उगाते थे सारे बीज। अब जो है सारी चीज बदलती है, कंपनी आ रही है। हमारे लिए खाना, खाना हमारे लिए क्या है? दवाई है। खाना हमारे लिए दवाई है। अंग्रेजों के लिए खाने में दवाई चाहिए। वी डोंट वांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। वी डोंट नीड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जैसा कि गोल्डन राइस लाने की कोशिश किया गया, उसके अगेंस्ट में फाइट किए हम लोग। फिर उन्होंने बीटी कॉटन लेके आया, कपास लेके आया। तो बीटी कॉटन उन्होंने कहा कि नॉन एडिबल है, कोई खाता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तमिलनाडु में
उसके बीज से दूध बनता है और उसके बीज से हलवा बनता है, तो इट्स एडिबल। अब तो बैगन लेके आए, आज के पेपर में आ गया कि फिर से शुरू हो रहा है बीटी बैगन का ट्रायल्स। तो ये हालत में जाते जाते मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 60 से ज्यादा वैरायटी के बैगन हैं। तो जब इतने बैगन हैं तो क्या हमें, क्या गवर्नमेंट का, ये कंपनी का एक बैगन चाहिए? नहीं चाहिए। तो आप लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, सरसों का इस्तेमाल करते हैं, सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। सरसों में अब DMH11 आने वाला है, थोड़ा सा केयरफुल रहना आप लोग बेटा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड प्लांट्स का हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का हाइब्रिड है, बी केयरफुल। इसी का नाम है वर्मीटेक, केचुए की जो खाद बनती है। वर्मी जो है वर्ड वर्मस से निकाला गया, केचुआ, टेक जो है टेक्नोलॉजी। अब इसी में से ये केचुआ है। अब ये केचुए की खाद है, ये केचुए के अंडे हैं, उसमें से खाद बनाते हैं ना केचुए की। केचुए की खाद बहुत इजी से बनती है, बहुत इजी बेटा, इजी से बनते हैं, खाद बनती है। वो जो वर्मीटेक आपने देखा, उसका ध्यान रखिए, थोड़ा सा नाम याद रखिए, खेलिए कूदिए पढ़िए। सिर्फ पढ़ाई में मत रखिए, खेलिए कूदिए पढ़िए। हो सकता है आपके दिमाग में अब तक आया होगा, हाँ ये आदमी सक्सेसफुल हो गया, कुछ कुछ बोलता जा रहा है। नहीं बेटा, चाहे वो आपके वालिद हो, वालिदें हो, दादा हो, नाना हो, या मैं हो, या टीचर हो, या आपके माँ हो, सब प्रॉब्लम्स फेस करके ही आगे बढ़ते हैं, कोई सीधे आगे नहीं बढ़ता। ये मैथ्स और केमिस्ट्री मेरे लिए ऐसा था, दो भी मैं समझ नहीं पाया। ये जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट हम समझ पाए, लेकिन मेहनत करेंगे, पास करेंगे। जब तक पढ़ना है तब वो पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी मुझे। मैं तो मैथ्स जो है, जैसे स्कूल खत्म हुआ उस दिन से मैथ्स को गुड बाय कह दिया। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मुझे केमिस्ट्री कंपलसरी था, पढ़ना था, कैसे पास कर दिया। तो मुझे दोनों सब्जेक्ट में घुसे ने सर में। और अक्सर पेरेंट्स जो देख रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसी एक बात बैठी है कि इधर डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो IIT में, या कंप्यूटर पढ़ो, और इसके अलावा कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आप हमारे फैमिली के लिए एक डिसग्रेस बन गए, है ना। अगर ये समझ रहे हैं तो आप एक डिसग्रेस से बात कर रहे हैं। अभी मैं जूलॉजी पढ़ा था क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद थी, मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ी थी, और वो मुझे इतना इतना रिकॉग्निशन थी मेरा सब्जेक्ट, कि यहाँ के 10th स्टैंडर्ड के पुराने किताबें 10th स्टैंडर्ड की किताबों में वर्मीटेक जो आपने सुना है नाम, वो मैंने कौन किया था दुनिया के लिए। इससे ज्यादा रिकॉग्निशन किसी को नहीं मिलता है कि अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में बच्चे अपना नाम पढ़ते रहे। ठीक है बेटा, सारे किताबों में, सारे बुक्स में, जहां तक के गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के क्वेश्चन पेपर्स में, ये टर्म किसने कॉइन किया, किसने कॉइन किया। अब नए किताबें जो निकले हैं लास्ट ईयर गवर्नमेंट के, तमिलनाडु गवर्नमेंट के 12th स्टैंडर्ड की जूलॉजी बुक में, उन्होंने मेरी तस्वीर डाल के मेरे बारे में लिखा है। और इससे ज्यादा क्या रिकॉग्निशन चाहिए बोलिए। लेकिन मैं पढ़ा जूलॉजी। और बेटा मैं बोलना चाहता हूं कि मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं रहा। तो आप मेहनत कीजिए, अगर मन में है ना कि मैं कामयाब होऊंगा, तो जरूर कामयाब हो सकते हैं बेटा, जरूर कामयाब हो सकते हैं। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और आपके लिए इस किताब में हमने 100 एक्सपेरिमेंट्स लेके आए हैं, किताब नहीं है, सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको ऑनलाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैं लास्ट स्लाइड में आपको मैं इसका वेबसाइट देता हूँ। 100 साइंस एक्सपेरिमेंट्स। मुझे कलाम साहब से इसके बारे में बात करने का मौका वगैरह हुआ था। तो आप ये पूरे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और आप इंप्रूवमेंट शुरू करना चाहिए। और इंप्रूवमेंट कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है बेटा? आई से शुरू होता है। तो आप इंप्रूव कीजिए, इंप्रूव कीजिए। ये एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, आपने पोर्टर को देखा है रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, जो मेहनत करते हैं, जो सारा सामान उठाते हैं, है ना। वो जो उठाते हैं वो वेट है ना, वेट है ना बेटा। तो पोर्टर क्या लिफ्ट करते हैं? वेट लिफ्ट करते हैं। व्हाट डज ए पोर्टर लिफ्ट? ए पोर्टर लिफ्ट्स वेट। व्हाट डज ए वेट लिफ्टर लिफ्ट? Weightlifter also lifts weight. Porter also lifts weight. Weightlifter also lifts weight, beta. When the weight increases, for the porter, it is a burden. भारी पड़ता है. For a weightlifter, it is success. जितना ज्यादा उठाएगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, है ना बेटा। आपकी जिंदगी में पढ़ते समय इस मुसीबतों को फेस करते हुए ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपके लिए, वो आपके लिए वेट है। आप जिंदगी में पोर्टर बनना चाहते हो या वेट लिफ्टर बनना चाहते हो, या आपके हाथ में।
किसी और के हाथ में नहीं। तो आप दिल मजबूत कीजिए, मेहनत कीजिए और बोलिए कि मैं वेट लिफ्टर बनूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, गुड लक टू यू ऑल। यू आर द बेस्ट, यू आर ऑलवेज द बेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। ये जो वेबसाइट्स हैं, इसमें जो ऊपर वाला वेबसाइट है erfindia.org, ये वेबसाइट में आपको कंपोस्ट बनाने का, केचुए के बारे में सारी चीजें मिले जाएंगे। जो थर्ड वेबसाइट है simpletaskgreatconcepts.wordpress.com, इसमें आपको 100 साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, गुड लक टू यू। मैं शहर से बाहर निकलता हूं ताकि आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। आई विल जस्ट मूव आउट ऑफ द शहर। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट वंडरफुल सेशन। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा लर्निंग हो गई आज, बिकॉज मैं वर्कशॉप्स करता हूँ इन सब के साथ। मैं खुशकिस्मती मानता हूँ कि मैं इस सेशन का हिस्सा था। बहुत सारे सवाल आए हैं, और स्कॉलर जिनको भी सवाल पूछने हैं मुझे पर्सनल में मत भेजिए, आप एवरीवन मोड में भेज दीजिए, फिर मैं रीड आउट करता हूँ। सो पहला सवाल है, सर हाउ वाज योर चाइल्डहुड, कैन यू जस्ट टेल अस अ बिट अबाउट योर चाइल्डहुड? माई ओन चाइल्डहुड अगर आप पूछना चाहते हैं बेटा, मैं जब क्लास 4 में 9 साल का था, मैं पौंडीचेरी में पैदा हुआ था। मेरे वालिद साहब एक बैरिस्टर थे। अच्छा खाता पीता हंसता खेलता फैमिली था। लेकिन जब मैं क्लास 4 में था, मेरे वालिद साहब कोर्ट को गए और उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। अब उसके बाद इतना 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 हम लोग गिरे कि मेरी ये हालत थी कि हम लोग बस राशन के चावल पे जिंदा थे। और उस जमाने का चावल इतना गंदा आता था कि अगर वो वहां पकता है तो यहाँ तक उसकी वो आती थी। घर पे कभी एक मुर्गी अगर अंडा दे दी तो उसके साथ हम इस्तेमाल कर लेते थे। तो मेहनत किया, आगे बढ़ा, स्कूल कंप्लीट किया, फिर पीयूसी किया। पीयूसी के बाद मैंने एमएससी किया, सॉरी बीएससी। तो मेडिसिन को अप्लाई किया, मेडिसिन मिला नहीं। बीएससी मुझे जूलॉजी पढ़ने की तमन्ना थी तो मैं जूलॉजी पे रहा। जैसे जूलॉजी पढ़ता गया, क्लास में पॉपुलर हुआ और फाइनल ईयर में स्टूडेंट सेक्रेटरी रहा मेरे जूलॉजी का। और जैसे खत्म हुआ, मैं बीएससी के बाद नौकरी को जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो मेरे प्रिंसिपल साहब थे मोहिदीन साहब, तो वो बोले कि इस्माइल यू आर वन ऑफ आवर गुड स्टूडेंट्स, आप कहाँ जाना चाहते हैं, व्हाई नॉट यू जॉइन एमएससी। तभी एमएससी शुरू हुआ था। तो बोले कि आप एमएससी प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे अच्छे स्टूडेंट रहे। तो अचानक मैंने एमएससी ज्वाइन किया। तो 2 साल में मैंने एमएससी खत्म किया। तो एमएससी भी, बीएससी भी सेकंड क्लास में पास किया, एमएससी भी सेकंड क्लास में ही पास किया। तो पास करने के बाद मैं क्लास में पॉपुलर रहा, पढ़ाता था, मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था। एक दिन हो गई थी मेरी पढ़ाई, पर एक दिन मैं कॉलेज को गया था नवंबर में। तो प्रिंसिपल साहब देखे, पूछे कि आपको नौकरी मिल गई? मैंने बोला बहुत कोशिश कर रहा हूँ साहब, मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। वो बोले कि डेमोन्स्ट्रेटर का पोस्ट है, 400 चिल्लर रुपए दरमा है, अगर आप जमना चाहते हैं तो आ जाइए, 6 महीने का नौकरी है, टेम्परेरी जॉब है। तो मैं ज्वाइन कर दिया। टेम्परेरी जॉब था, लेकिन 75 में ये हुआ कि एक टीचर रिजाइन कर गए तो मैं लेक्चरर बना। तो एमफिल का एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो 78-79 में एमफिल करा। वापस आया तो अचानक इंसिडेंटली केचुए के साथ काम करने का मौका मिला, एक्सीडेंटली। और फिर उस पर इतना रिसर्च किया कि उसी में पीएचडी खत्म किया है 1983 में एज ए टीचर कैंडिडेट। 84 में डिग्री आई, फिर मैं काम करता रहा। जिंदगी में एक तमन्ना थी, क्योंकि बचपन में जब हमारे वालिद साहब इंतकाल हो गए, किसी पागल ने कहा कि ये लड़का पढ़ेगा नहीं, इसको कुछ नौकरी में डाल दो। मेरी बुआ जी थी, फुप्पू, जिसको फुप्पू कहते हैं हम लोग। फुप्पू जी कहे कि नहीं नहीं, इसको पढ़ने दो, जहां तक पढ़ेगा पढ़ेगा। तो मेरी तमन्ना थी कि पीएचडी के बाद एक हाईएस्ट डिग्री है डीएससी। तो मैं बोला कि मैं डीएससी करूंगा। तो मैंने डीएससी ली मद्रास यूनिवर्सिटी की 2001 में। बहुत सारी दुनिया घूम चुका हूँ बेटा मैं, सारी दुनिया ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ मेरे काम से, और बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ाया है। हो गए मेरे 46 ईयर्स ऑफ टीचिंग। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा बच्चा कि जिंदगी में तकलीफ मुसीबत हर इंसान को आती है, लेकिन अगर तमन्ना है ना कि जिंदगी में कुछ कर बताएंगे तो कर बता सकते हैं। बस इतना ही बेटा। वंडरफुल सर। एक सवाल आया है, ये फलक से आया है सर। इन्होंने जो लंबा लिखा है, पहले तो ये कि सेशन के बारे में बात करते हैं कि कितना जबरदस्त सेशन है। तो एक चीज ये बोल रहे हैं सर, ऑल द थिंग्स दैट यू सेड आर डेफिनेटली इंस्पायरिंग,
But there are times when we feel lonely and feel isolated. What is that one thing that can keep us moving in life, that can keep us positive in life? The problem is you are expecting somebody to support you. You are expecting somebody to encourage you. दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करता बेटा, कोई encourage नहीं करता. हो सकता है मिलते समय 4 बात करके जाएंगे हंसते खेलते, लेकिन I always tell my students, मैंने 20 स्टूडेंट्स को PhD गाइड किया है. मैं हमेशा कहता था उनको, the best helping hand, the best helping hand is at the end of your own arm. अगर आपको कोई हेल्प करना है तो बस आप ही का हाथ आपको मदद करेगा. अगर आपको कोई पैट करना है तो आप ही का हाथ आपको पैट करेगा. अगर आप बाहर से एक्सपेक्ट करेंगे तो कोई आपको नहीं मिलेगा. तो आपको हो सकता है because of the present environment you may sometimes feel that you are being isolated, you are feeling that you are being withdrawn, but उसको एक कोने में रखिए. आप बस एक ध्यान में रखिए कि मुझे कुछ करना है और मैं कर बताऊंगा. इल्म एक ऐसी चीज है which alone can take us above. Wonderful, exactly. इंशा हफीज ने सवाल लिखा है, सर फ्रॉम होम यू गेट इंस्पायर्ड एंड विच बुक यू रीड द मोस्ट? ये बात मुझे कई बार पूछी गई है बेटा. मुझे बहुत सारे लोग पूछे कि आपका रोल मॉडल कौन है. क्योंकि मैं कलाम साहब के साथ भी बात किया हूँ, उनसे बहुत सारा, उनके फैमिली के साथ भी दोस्ती है, अभी मुझे उनके घर भी गया हूँ मैं. बट मैं यही कहता हूँ कि आपका बेस्ट रोल मॉडल जो मैं आइडेंटिफाई किया, वो आप उसी आदमी को आप भी रोल मॉडल बनाइए. मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है. वो रोल मॉडल कौन है, बस आप ये सेशन के बाद आपके रूम में जाइए, कमरे में, और शीशे में देखिए. वो आपका रोल मॉडल है. कौन नजर आएगा? आप नजर आएंगे. क्योंकि अगर आप मुझे रोल मॉडल बनाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो आप मेरे से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि मैं आपका रोल मॉडल. लेकिन आप अपने रोल मॉडल जब बनेंगे ना, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे. नेवर हैव अनदर ह्यूमन बीइंग एज अ रोल मॉडल. दे कैन बी गुड एग्जाम्पल्स. You respect them. You respect them, you care for them, you do everything for them, but you are your own role model. Please remember that always, beta. Yes. Wonderful. सर एक सवाल है, बेसिकली इन्होंने जुबैर का सवाल है. सो ही इज एक्चुअली आस्किंग, सर कैन यू प्लीज टेल अस more about how can we deal with the stress that we get because of the circumstances in Kashmir, because that is demotivating and society overall is demotivating in Kashmir. नहीं, वो तो एक आपका इंडिविजुअल सिचुएशन है विच हमें जितना भी करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. तो बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि आप किसी भी चीज पे ध्यान करके कोई इनोवेटिव थिंग्स बनाते रहिए. कुछ नए साइंटिफिक थिंकिंग पे चाहिए. कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. ये सवाल का जो है मैं डायरेक्टली आपको जवाब इस हालत में तो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग which nobody in the country can experience it personally because it's a different situation over there. ये अप्स एंड डाउन्स हैं वहां पे. जी बिल्कुल. सो एक सवाल है, सवाल ये है कि सर बेसिकली बहुत सारों ने, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे लिख रहे हैं, सर कैन वी हैव मोर सेशंस विद यू, सो यू कैन इनफैक्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं. बच्चे बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए सेशन से. मैं उन आपके बेहा पे जवाब नहीं देना चाहता. आप प्लीज एक बार उनके लिए सर बोले जो ये लिख रहे हैं लगभग बहुत सारे लोग. बेटा, हो सकता है चंद दिन के बाद फिर से मैं आपसे बात करता हूँ, जहाँ पे आपको साइंस के बारे में या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी मैं करके बता सकता हूँ आपको, थोड़े से जो घर पे कर सकते हैं आप लोग. जैसा कि क्योंकि मैं साइंस के स्ट्रीम से हूँ, तो जो साइंस में दिलचस्पी है और जो बच्चे सोचते हैं कि घर पे जो भी एक्सपेरिमेंट, चाहे साइंस पढ़ो या ना पढ़ो, 9, 10, 11, 12 के जो भी हैं आप लोग, इवन 8th स्टैंडर्ड के, मैं तो ये गुजारिश करूंगा उम्र से कि टीचर्स भी इसमें साथ में जमेंगे तो अच्छा रहेगा. और हो सकता है तो अगर मौका मिला तो टीचर्स से भी कभी बात कर लेंगे, उनको भी मोटिवेटिंग टॉक्स देता हूँ मैं. तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, करेंगे इंशाल्लाह. चंद दिनों के बाद जो है आपके लिए एक सेशन जरूर फिर से करता हूँ.
बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल ऐसा आया है सर, बेसिकली इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट जिनके बारे में आपने बोला, बहुत सारी बार हमें पता ही होता है कि इन पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, वार्निंग लिखी होती है। सो हम क्यों तब भी खाते? कौन सी चीज़ हमें इन चीज़ों को इग्नोर करने पे मजबूर करती है? ऐसे है ना बेटा कि हम हमें एक आदत हो जाती है बचपन से कि देखो अब आपको कोई भी चीज जो हम लोग नहीं कहते हैं ना, जैसा कि मैं मेरे अपनी बेटी को भी कहता हूँ कि वो जब कहती कि मेरी उसकी बच्ची नहीं सुनती है, तो मैं कहता हूँ तो बस तुम्ही तो उसको पहले चॉकलेट लेके दिया था, बच्ची को तो पता नहीं था कि चॉकलेट है, दुनिया में चॉकलेट है वो बच्ची को पता नहीं था, तुमने लेके दिया, इंट्रोड्यूस किया। तो बचपन में हमारे लिए थोड़ी चीजें आदत से आ गए, जैसे हमें मालूम पड़ता है कि ये सही नहीं है तो हम उसको ग्रेजुअली रोक लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक्सटर्नल प्रेशर से कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट को इकोनॉमी मिलती है। अब जैसे कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर स्मोकिंग इज हजार्डस टू हेल्थ डालेंगे, लेकिन वो बेचेंगे। शराब के ऊपर डालेंगे लेकिन बेचेंगे। तो सिनेमा में कोई पीता है तो उसके नीचे लाइन डाल देंगे, दिस इज हजार्डस फॉर हेल्थ, लेकिन बेचेंगे क्योंकि उसमें इकोनॉमी पैसा मिलता है। तो हमें जो अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको मैं यूज करूं या नहीं करूं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंडिविजुअल वे ऑफ थिंकिंग। सर, आयमन जान ने हैंड रेज किया है, शायद वो वर्बली, कोई भी अगर वर्बली सर से सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करिए, मैं आपको वो अनम्यूट करके आप सवाल पूछेंगे अपना। तब तक मैं एक सवाल पढ़ता हूँ। सवाल ये है कि सर, व्हाट इज दैट वन बुक दैट यू वुड वांट अस टू रीड? वन बुक, ये किताब तो आप पढ़ चुके होंगे, कुरान मजीद। अब उसके बाद जो भी किताब आप पूछेंगे, तो मुझे ऐसे रीडिंग हैबिट्स से ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक फिक्शन। फिक्शन तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मुझे एक किताब बहुत अच्छी जो लगी वो ट्यूजडेज विथ मॉरी, मिच एल्बम की किताब है। और एक थी वो हमारी जो, क्या नाम है उनका, जहन में तुरंत नहीं आ रहा है, द अमेथिस्ट, ये भी अच्छी लगी। मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जिसे पढ़ने से थोड़ा सा यू फील ओके। मुझे ये किताबें पसंद नहीं आते कि वो बोलता ना कि हाउ टू बिकम ए मिलियनर, हाउ टू बिकम ए मिलियनर, वो खुद अपनी किताब लेके बेचने में बैठा होता है, रॉयल्टी पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे बोलेगा दूसरों को मिलियनर बन जाए। ये ऐसा होता है कि मैंने एक मेम पढ़ा था, उसमें लिखा है कि एक आदमी ने किताब लिखा, हाउ टू कन्विंस योर सेल्स इन 2 मिनट्स, और वो अपनी किताब जो रिलीज कर रहा है उसके बारे में वो 20 मिनट्स बात कर रहा था। तो मतलब प्रैक्टिकली थिंग्स डोंट वर्क आउट बेटर। तो आप ऐसी किताब पढ़िए जो आपको सुकून देता है, समथिंग जनरल, समथिंग विच इज वेरी लाइट। मैं यही कहूंगा कि आई नेवर अलाउड the child in me to be dead. I even though I am now a senior citizen, I never allowed वो जो मेरे अंदर जो बचपना है वो अभी भी है। अगर मैं रोड पे चलता जाऊंगा, अगर बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो मैं भी पैर से ही वो बॉल को लात मार के जाऊंगा, हाथ में लेके बच्चों को चंडुल नहीं दूंगा। तो इन द सेम वे चिल्ड्रन, हो सकता है आप लोग क्लास 11-12 में आ गए तो बड़े नहीं हो गए, बच्चे ही रहो, बच्चे ही रहो। वो अंदर जो बचपना है ना, उसको कभी खोना नहीं बेटा, जिंदगी भर नहीं खोना, बचपना हमेशा साथ रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और सवाल है, मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि हम सर का ईमेल आईडी लिखेंगे और मैं सर से ऑफलाइन भी डिस्कस करूंगा इस सेशन के बाद कुछ दिनों में, ताकि हम फर्दर सर के साथ देखें किस चीज पे हम आगे ले जाएं इसको। जितने भी और सवाल है आप भेजिए, फिर मैं ईमेल करता हूँ। और दूसरा है कि अगर अभी नहीं ले पाते, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन में ले पाए। सर, एक लास्ट सवाल है क्योंकि इसके बाद हम क्लोज करेंगे सेशन को, क्योंकि बहुत जी सारे सवाल, वो ये है कि सर वी हैव okay, एक second. Sir, we have a lot of teachers in our school, but at the same time, when we want them to inspire us or advise us, they scold us most of the time. So it is very hard to build that relation with our teachers. So today you taught us many things, but it doesn't seem that we have a teacher in front of us. We could see that it is a friend, in guiding us.
sir, what would be that one thing that we should take back and tell our teachers, that this is what we learned from this teacher? बेटा इसीलिए मैं उमर को पूछा कि टीचर्स साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बिकॉज मुझे पता है बेटा, एज ए टीचर, एज ए सीनियर टीचर, आई कैन एडवाइस टीचर्स ऑल्सो। तो हो सकता है कि अगर ये लोग प्लान करें, टीचर्स के साथ भी एक सेशन अगर हो तो अच्छा रहेगा। सेकेंड वन थिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू से इज, मुझे ये पता नहीं चलता कि टीचर्स क्यों बच्चों से सवाल करते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया बच्चों को क्यों क्वेश्चन करना है, क्योंकि बच्चे पढ़ने आए हैं। अगर बच्चों को पता होता तो वो क्यों स्कूल को आएंगे। तो ये जो सवाल जो चलता है क्लास में, सवाल जवाब, ये सही नहीं है। ये दूसरा जो है, आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। मैं मेरे क्लास में सारे सर्विस में कभी भी एक चार्ट, एक बोर्ड कभी क्लास को नहीं लेके गया। मेरा एक था कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, कुछ भी हो, मैं अपने हाथ से बोर्ड पे छुड़ाऊंगा और उसको बच्चे छुड़ाएंगे। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर मैं वो छुड़ा नहीं पाऊंगा तो मेरे बच्चे भी नहीं छुड़ा पाएंगे। तो टीचर्स को जो है, अगर वो मन में आता है ना कि हम कैसे भी हमारे बच्चों के लिए हम भी सीखेंगे, और जिस दिन टीचर सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, दैट इज द लास्ट डे ऑफ ए टीचर। ये टीचर शुड बी ए लर्नर, ए कंटिन्यूअस लर्नर इन लाइफ। तो आप लोग बोलने से कभी नहीं सुनेंगे टीचर्स, तो आप लोग मत बोलिए। हो सकता है कभी उमर बोल के वहां से आपके गवर्नमेंट से या आपके सोसाइटी से टीचर्स के लिए अगर एक वर्कशॉप होता है तो इंशाल्लाह मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो आप कुछ बहुत सारी मैसेजेस है, बहुत अच्छा लगेगा इनको सर अगर आप थोड़ा देख पा रहे हैं चैट बॉक्स में। हम आज का सेशन स्कॉलर्स यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, बट आपको सेशन कैसा लगा, आपकी फीलिंग क्या है सेशन को देखे? मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है, बहुत ही हल्का फील हो रहा है और बहुत ही एंगेजिंग सेशन रहा। और हम सब, मैं देख पा रहा हूँ जितनों ने ज्वाइन किया अभी तक जुड़े हुए, वो दिखा रहा है कि आपकी कितनी दिलचस्पी रही इसमें। आपको कैसा लगा ओवरऑल, सुल्तान सर के साथ ओवरऑल सेशन के बारे में? आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, वो अभी देख रहे हैं। और लास्ट में हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर लास्ट के कुछ क्लोजिंग कमेंट्स जिसके साथ हम इस सेशन को क्लोज करेंगे सब बच्चों के साथ। फिर मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा ताकि आप जाते जाते सर को आप खुद ही थैंक यू बोले, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। सर some last comments from you. मेरा बस एक ही गुजारिश है बच्चों से कि अपने बड़ों की एडवाइस लीजिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एंड आप जो सोचते हैं कि आपके जो क्वालिटी है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, उसमें आप ध्यान दीजिए। बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं बस जी के जाने के लिए नहीं, कुछ कर बताएंगे, कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। मेरे पास भी कश्मीर से 2 स्टूडेंट्स आए थे, मैं उनको, जो मेरे पास एमएससी कर रहे थे, तो मैं बोला उनको कि भाई प्रोजेक्ट ऐसा करो कि आपके यहाँ आपके जाफरान बहुत अच्छा उग जाए, उसके एक्सपेरिमेंट्स करो। लेकिन उन्होंने करा नहीं। तो आप लोग ऐसे कीजिए कि जो आपकी लोकल इकोनॉमी बढ़े, और जहां से आपके जितने भी सारे मित्र हैं जो गांवों में हैं, जो किसान हैं, जो सेब की खेती करते हैं, जो इसके हमारे वो जो ये जो कहा नाम है अभी, जाफरान वगैरह की खेती करते हैं, उनका अनाज बढ़े, आपकी मिट्टी फिर से फूल मुलायम हो, और जो है आपका इकोनॉमी बढ़े, और आपका एजुकेशन सिस्टम बढ़े, और आप लोग फूलो फलो और हमेशा खुश रहना बेटा, खुश रहो, बस यही दुआ है मेरी। थैंक यू सो मच सर। मैं जाते जाते ये 2 चीजें जो आपने फरमाई, वो ये कि मैं जो भी हमारा अगला सेशन रहेगा, मैं इंश्योर करूंगा कि उसमें टीचर्स भी हो। और इनफैक्ट मैं ये असाइनमेंट हमारे स्कॉलर्स को ही दूंगा कि वो अपने अपने स्कूल के टीचर्स को साथ में इनवाइट करे, क्योंकि ये उनकी लाइफ का भी एक अच्छा मोमेंट होगा कि वो आपकी बात सुने और इससे इंस्पिरेशन ले ले।
थैंक यू सो मच। और स्कॉलर्स, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके सर को जाते जाते थैंक यू बोल सकते हो वर्बली। सर पढ़ भी रहे हैं बट आप वर्बली भी बोल सकते हो, और उसी के साथ हम सेशन क्लोज करेंगे। थैंक यू। अच्छा बेटा, सबको अल्लाह हाफिज, सब खुश रहो। Thank you, sir. Thank you, Thank you, thank you, sir. Thank you, beta. sir. Thank you, thank you very much, beta. Thank you, beta. Thank you, beta. Thank you, beta. Thank you, sir. Thank you, beta. अल्लाह हाफिज, हिफाजत Thank you, रखना, sir. अच्छा पढ़ना और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना बेटा। Thank you so अल्लाह much, हाफिज। sir. Thank you, beta. Thank you, beta. Thank you, beta. Okay, thank you so much, scholars. Thank you, Thank you sir. so much, sir, for this wonderful session. We Thank definitely you, will sir. connect back, and हम आपसे फिर से गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा इंशाल्लाह सा इंशाल्लाह टाइम करेंगे, निकालें इंशाल्लाह इनके साथ करेंगे। interact करें। Yes. Thank you so much for today, and thank you so much everybody. अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, Allah. अल्लाह हाफिज।